आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के पार्ट फर्स्ट भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के चैप्टर 7 संघवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यह संघवाद क्या है। तो दरअसल संघवाद एक ऐसा विचार है जो संघात्मक शासन का समर्थन करता है। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान है और निष्ठाएं भी हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहां एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। आइए अब हम उन संवैधानिक प्रावधानों को जानने की कोशिश करते हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। इनमें से एक है किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार दूसरा प्राविधान है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार एक तीसरा प्रावधान है कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार एक चौथा प्रावधान है कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सीमाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। इसी प्रकार पांचवें अर्थात अगले संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ
लागू हो जाता है। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की है। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग, इसी प्रकार राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, इसके साथ ही साथ नवीन राज्यों की मांग, इसके अलावा अंतर्राज्यीय विवाद आदि। आइए अब हम लोग इनको बारी बारी से थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश कर लेते हैं। जहां तक स्वायत्तता की मांग की बात है, तो समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और अनेक दलों जैसे द्रमुक, अकाली दल, माकपा आदि ने स्वायत्तता की मांग की है। इसी प्रकार एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी कई बार रहती है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें, तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच दरअसल हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकारों के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यतया निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्यपालों की शक्ति और भूमिका एक और कारण से विवादास्पद हो जाती है। दरअसल संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। दरअसल राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को
बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हो जाते हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया, जैसे 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। अब केंद्र तथा राज्यों के बीच अगले तनाव, नवीन राज्यों की मांग की अगर हम बात करें तो हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी काफी तनाव रहा है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। अब इसी प्रकार अगले विवाद, अंतर्राज्यीय विवाद की अगर हम बात करें तो जहां एक राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनमें आमतौर पर 2 प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक है सीमा विवाद और दूसरा है नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाला विवाद। अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। इसी प्रकार मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को भी लेकर विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अब दूसरे विवाद, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर अगर होने वाले विवाद की हम बात करें तो इस विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है, जहां प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं।
संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने संघवाद चैप्टर के बारे में जाना।